तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का क्रैश कोर्स प्रारंभ हो चुका है। क्रैश कोर्स का फ़ी मात्र 1000 रुपये है सभी विषय के लिए। ठीक है, क्रैश कोर्स को दिसंबर तक आपको समाप्त कर दिया जाएगा। यह क्रैश कोर्स 27 सितंबर को प्रारंभ हो चुका है। क्रैश कोर्स गैस क्वेश्चन के आधारित आपको तैयारी कराया नहीं जाएगा। हमारा जो गैस क्वेश्चन होता है वो 100% टकराता है। ऑनलाइन 4 वर्षों से हम लोग सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, गैस क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, MVVI, VVI और इम्पोर्टेंट। यदि आप सिर्फ हमारे गैस क्वेश्चन का MVVI क्वेश्चन अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पे 70% नंबर आना ही आना है। ठीक है, अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स में आज का जो हमारा विषय है वह विषय है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र का यह आपको पहला क्लास है। अर्थशास्त्र में मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभी ना करा करके डायरेक्ट मैं लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे का डिमांड था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव बना करके उसका डायरेक्ट PDF फाइल में ही आपको भेज में है ना दूंगा, वैसे बच्चों को जो हमारे पेड कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं। ठीक है, इसलिए आज मैं डायरेक्टली लघु उत्तरीय प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। लघु में आज मैं आपको 12 लघु कराऊंगा, यानी 12 लघु प्रश्न आज मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न निकल करके आता। देखिए, अभी तक मैंने गैस क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का नहीं दिया है। मैं इकोनॉमिक्स का गैस क्वेश्चन कल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि आधा टाइप हुआ है। आज आपका इकोनॉमिक्स का क्लास था तो मैंने सोचा पहले क्लास ले लूँ, जो गैस क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में दे दूंगा, यानी कल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आज हम आपको प्रश्न उत्तर हम आपको करा रहे हैं। कल हम आपको गैस क्वेश्चन दे देंगे। जैसे ही देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न MVVI है, कौन सा प्रश्न VVI है, या कौन सा प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो पहला प्रश्न है, देखिए, इन आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। आपके एग्जाम में लघु में पूछा जाएगा आर्थिक, या तो पूछा जाएगा कि आर्थिक क्रिया क्या है, या तो पूछा जाएगा आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। कभी दोनों एक साथ लघु में नहीं आता है। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को आर्थिक क्रिया के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि मानव जो है, ठीक है, मानव अपनी आजीविका को चलाने के लिए, मानव अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो मानव को आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए मानव जो क्रिया करता है, ठीक है, मानव जो क्रिया करता है उस क्रिया को ही हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्योंकि इस क्रिया के अंतर्गत मानव को क्या मिलता है, तो मानव को मुद्रा मिलता है। ठीक है, मुद्रा या तो आपको मुद्रा है ना हो सकता है, या तो आपको वस्तु हो सकता है। ठीक है, जिससे मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर सके। या तो जैसे मुद्रा मिलेगा, जैसे पैसा हो गया, या वह मुद्रा ना मिल करके आपको चाहे गेहूं मिल गया, धान मिल गया, यानी अपनी आवश्यकता को वो जिससे क्या कर सके, तो पूर्ति कर सके। ठीक है, इसलिए आर्थिक क्रिया के बारे में हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। ठीक है, अब आर्थिक क्रिया का जो प्रकार होता है, मुख्य तौर पे आपको 4 प्रकार होता है। ठीक है, वो पहला प्रकार है उत्पादन। पहले क्या करेगा, पहले उत्पादन करेगा। ठीक है, उत्पादन जैसे किसका, जैसे चावल हो गया, कपड़ा हो गया, ये सभी उत्पादन हो गया। ये सभी उत्पादन कैसे, ये उत्पादन क्यों करेगा, ये उपभोग करने के लिए, यानी कि मानव के पास जो भी आवश्यकता है। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया का प्रकार मुख्य रूप से आपका 4 है। पहला उत्पादन हो गया, दूसरा उपभोग हो गया, तीसरा विनिमय, और चौथा निवेश हो गया। ठीक है, मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वो है ना क्या करता है, ये जिस जो भी आवश्यकता का मानव क्या करता है, उपभोग करता है। यानी कि आम भाषा में कहिए तो मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सर्वप्रथम आर्थिक क्रिया करता है। आर्थिक क्रिया करने के कारण उन्हें मुद्रा मिलता है। उस मुद्रा से मानव है ना क्या करता है, अपनी आवश्यकता का वस्तु को खरीदता है। खरीदने के बाद वह क्या करेगा, उसका उपभोग करेगा। ठीक है, उपभोग कर लिया। अब उपभोग करेगा तो कोई तो उस वस्तु को बनाएगा, तो बनाने के क्रम में क्या है, उत्पादन, इसलिए दूसरा प्रकार उत्पादन हो गया। अब उत्पादन कर लेंगे तो कोई बेचेगा तब तो ना। जैसे कारखाना में मान के चलिए मार्क्स आपका बन गया, तो फैक्ट्री से तो आप नहीं जाते हैं खरीदने के लिए, आप कहाँ जाते हैं, दुकान। तो दुकान में क्या होगा, वितरण।
तो यानी कि निवेश हो गया, और सॉरी विनिमय है ना, हो गया, ठीक है। तो ये तीसरा प्रकार हो गया। और चौथा हो गया निवेश। निवेश से तात्पर्य आपका यह होता है कि भविष्य में देखते हुए जिस चीज़ का स्थापना किया जाता है या पैसे फंसाया आपको है ना जाता है, उसे हम निवेश कहते हैं। जैसे मान के चलिए अभी कोरोना का टाइम है, मुझे लग रहा है कि आगे भी या लोगों को सैनिटाइजर की जरूरत पड़ेगा, मास्क का जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने मास्क का फैक्ट्री लगाया, ठीक है। तो इसमें जो भी हम रुपया लगाएंगे उसी को हम निवेश कहेंगे, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया का 4 प्रकार हो गया, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश। विनिमय का 2 प्रकार होता है, एक वस्तु कीमत निर्धारण, ठीक है, दूसरा साधारण कीमत निर्धारण। यहाँ पर साधारण नहीं होगा, साधारण होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न आपका है ना हो गया। हालांकि इसमें 2 प्रश्न है। दूसरा आपका जो प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए आर्थिक क्रिया को, ये जो आर्थिक क्रिया है, इसी आर्थिक क्रिया को एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था रेगनर। क्या नाम था? रेगनर ने ही 1933 ईस्वी में क्या किया था, तो आर्थिक क्रिया को 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? तो 2 भागों में। एक भाग आपका हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा भाग आपका हो गया समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। इसलिए मैंने क्रम से मैंने दे रखा है, एक भाग व्यष्टि और दूसरा समष्टि। व्यष्टि का अर्थ होता है माइक्रो, यानी कि जब हम जो, या इसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कहिए या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहिए, बात बराबर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग छोटे पैमाने पर, यानी ठीक है, इकाईबद्ध तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो अध्ययन करते हैं। जब हम छोटे पैमाने पर अध्ययन करेंगे, जैसे व्यक्तिगत आय, यानी आपका सिर्फ क्या आय है, व्यक्तिगत रोजगार, एक फर्म की कीमत, एक फर्म का मांग, ठीक है। तो एक एक करके यह इकाईबद्ध तरीके से हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब हम छोटे पैमाने पर अध्ययन करेंगे तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत है ना आएगा, ठीक है। जैसे एक उत्पादन हो गया, ठीक है, उसके बाद एक रोजगार हो गया, उसके बाद आय हो गया, बचत हो गया, ठीक है। तो व्यष्टि और जबकि जो समष्टि है, समष्टि हम लोग किसे कहेंगे, जब हम इसी चीज को एक बड़े स्तर पर अध्ययन करेंगे। जैसे रोजगार से जब हम कुल रोजगार के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, पूरे देश भर के रोजगार के बारे में। आय से जब हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, यानी पूरे देश भर का राष्ट्रीय आय, ठीक है। बचत से कुल बचत की हम बात करेंगे, यानी देश भर का बचत। यानी जब हम बड़े पैमाने पर अध्ययन करेंगे तो वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। जैसे कुल रोजगार हो गया, कुल आय हो गया, कुल उत्पादन हो गया, कुल बचत हो गया, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण हैं, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, तो आपको उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई के रूप में, किसके रूप में? एक इकाई, यानी कि छोटे छोटे पैमाने पर, व्यक्तिगत रूप से एक इकाई के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता, ठीक है, एक उत्पादन, एक फर्म अथवा एक उद्योग, एक बाजार आदि, ये सभी किनके उदाहरण हैं? तो ये सभी व्यष्टि के उदाहरण हैं, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है, जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित कारकों से प्रभावित होता है। इसके अंतर्गत अनुकूलतम, ठीक है, साधन आवंट और आर्थिक क्रियाएं जैसे मांग और पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन होता है, ठीक है। या आप इतना भी लिखिएगा तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कितना? यहाँ तक आपको लिखना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र की एक इकाई के रूप में अर्थशास्त्र के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता, एक उत्पादन, एक फर्म इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। मैंने बोला कि जब हम बड़े पैमाने पर अध्ययन करेंगे तो उसे हम समष्टि बोलेंगे, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी विशाल समूह, जैसे एक समाज हो गया, पूरे समाज का अध्ययन करना, एक राज्य का अध्ययन करना, उस राज्य के अंतर्गत रोजगार, मांग क्या है, उत्पादन क्या है,
ये सभी के सभी समष्टि के अंतर्गत आएगा। राज्य आपका हो सकता है, जिला का अध्ययन हो सकता है, ठीक है, देश का हो सकता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूह का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत इत्यादि। ये सभी जो उदाहरण हैं, ये सभी उदाहरण किनके हैं? तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। मैंने देखिए आपको वीवीआई क्वेश्चन नहीं बता रखा है कि कौन सा वीवीआई है या कौन सा एमवीवीआई है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र में कौन सा एमवीवीआई है, कौन सा वीवीआई है, पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, मैं बहुत वीडियो को लॉक में कर दूंगा। इसलिए यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे कोर्स का मात्र 1000 रुपये। 1000 में मैं आपको 5 विषय पढ़ाऊँगा, 6 का यदि एक्स्ट्रा लगा करके 6 विषय पढ़ाऊँगा, वो भी पूरे कोर्स कंप्लीट कर दूंगा मात्र 1000 में, ठीक है। तो आप अवश्य रूप से मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन कर ही लें, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें, तो उत्तर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? तो निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर, अब व्यक्तिगत क्या हो सकता है? प्रति व्यक्ति आय हो सकता है, प्रति व्यक्ति रोजगार हो सकता है, प्रति व्यक्ति मांग हो सकता है। यानी जब हम व्यक्तिगत की बात करेंगे वो सारा का सारा व्यष्टि के अंतर्गत आएगा, जबकि समष्टि के अंतर्गत क्या आएगा? संपूर्ण आएगा, एक सामूहिक रूप में न आएगा। तो इसमें संपूर्ण अर्थशास्त्र के आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, ठीक है। इसमें संपूर्ण अर्थशास्त्र के आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, ठीक है ना। यानी आम भाषा में नहीं यदि बन रहा है लिखने में तो आम भाषा में लिखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर इनका अध्ययन किया जाता है। बात खत्म, पहला, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एक उपभोक्ता, एक फर्म आदि व्यष्टि के उदाहरण है। इसमें और भी हम दे सकते हैं बचत, ठीक है, आय, ये सभी प्रति व्यक्ति आय, ये सभी व्यष्टि के उदाहरण हैं। जबकि समष्टि के उदाहरण क्या है ना हो सकते हैं? राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग आदि समष्टि के उदाहरण है। किन के उदाहरण है? तो समष्टि के उदाहरण है, ठीक है। इसमें और भी हम दे सकते हैं कुल बचत, कुल मांग, राष्ट्रीय मांग, ये सभी समष्टि के उदाहरण है। आपका दूसरा पॉइंट आपका हो गया। तीसरा पॉइंट है इसमें एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है, ठीक है। इसमें एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है, ठीक है। जबकि जो समष्टि होता है इसमें एक समान कीमत स्तर का अध्ययन होता है, ठीक है। नेक्स्ट व्यष्टि में है, इसमें व्यक्ति एवं व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है। इसमें व्यक्ति का अध्ययन तो होता ही है, साथ ही साथ उनके व्यवहार का भी अध्ययन होता है, ठीक है। जैसे प्रति व्यक्ति आय हो गया, प्रति व्यक्ति रोजगार हो गया, प्रति व्यक्ति मांग हो गया। लेकिन जो समष्टि होता है इसमें समाज एवं समाज के व्यवहारों का अध्ययन होता है, यानी पूरे एक विशाल समूह का अध्ययन होता है, ठीक है। तो आपका दोनों के बीच अंतर हो गया। मैंने आपको समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है ये समझा दिया, और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है इसे भी समझा दिया। दोनों के बीच मैंने अंतर भी है ना बतला दिया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो नेक्स्ट प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व, यानी कि इसका आखिर महत्व क्या है, ठीक है। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का निम्नलिखित महत्व है। पहला महत्व यह है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है व्यक्तिगत इकाइयां मिलकर ही संपूर्ण अर्थशास्त्र बनाती है, ठीक है। अब जब तक हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करेंगे, क्या वो संपूर्ण बनेगा, समष्टि बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत इकाइयां मिलकर के ही संपूर्ण अर्थशास्त्र बनाती है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का ज्ञान होना क्या है? तो आवश्यक है, ठीक है। पहला महत्व। दूसरा महत्व है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एवं विशेष इकाइयों का विश्लेषण ही सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने का आधार प्रदान करता है, ठीक है। यानी व्यक्तिगत अध्ययन करने के बाद ही सरकार कोई भी आर्थिक नीति वो बना सकता है इन आधारों पर, ठीक है।
अब नेक्स्ट आपका प्रश्न है आर्थिक समस्या क्या है। देखिए आर्थिक समस्या का मतलब ही है, आर्थिक मतलब क्या, अर्थ, अर्थ मतलब धन, धन मतलब पैसा, यानी पैसा का समस्या। पैसा का समस्या क्या हो सकता है, तो पैसा का समस्या जब होता है तो व्यक्ति क्या करता है, चुनाव करता है। अब जैसे ही व्यक्ति चुनाव करेगा, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, चुनाव की समस्या हम इसे कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आपका दो बुक आपको लेना है, एक इतिहास लेना है और एक राजनीतिक विज्ञान लेना है। अब दोनों का, इसका भी 100 रुपया, इसका भी 100 रुपया। आपको मन है कि हम दोनों किताब लें, लेकिन आपके पास मात्र एक ही 100 रुपया है, तो आप चुनिएगा ना कि अब आपके पास समस्या हो गया क्या, तो आर्थिक समस्या यानी पैसा का हो गया। लेकिन आपको तो किताब तो लेना है, तो आप दोनों में से कौन सा किताब लोगे, तो ये आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। अब देखोगे कि दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो भाई हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री हम ले लेते हैं, बाद में यह लेंगे। तो क्या यह चुनाव का समस्या है, बिल्कुल ही है। तो आर्थिक समस्या को हम एक तरह से चुनाव की समस्या भी बोल हम सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली इसका उत्तर हम देखते हैं। देखिए आवश्यकताएं असीमित और साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण इन साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रयास से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है, ठीक है। आर्थिक समस्या की परिभाषा एलन रोल ने इस प्रकार से दी है। आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली समस्या है। यह वचन है जिसमें वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों का प्रयोग किया जाता है। यह संसाधनों के मितव्ययी प्रयोग की समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण, यानी आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, ठीक है। तो देखिए आर्थिक समस्या निम्नलिखित कारणों से यानी कि आर्थिक समस्या निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है। पहला, असीमित आवश्यकताएं। आपका जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है। अब जैसे ही असीमित होगा तो है ना क्या हो जाएगा, आर्थिक समस्या स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। सीमित और दुर्लभ साधन के कारण होता है, चयन की समस्या के कारण होता है। तो इन सभी कारणों के कारण जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के नाम बताएं। तो एक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या क्या क्या हो सकती है, तो एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित है। पहला, क्या उत्पादन किया जाए, यानी जो भी उत्पादन किया जाए क्या उत्पादन किया जाए। यदि पता चल गया कि उत्पादन यह करना है तो उस उत्पादन को कैसे उत्पादन किया जाए, फिर ठीक है। अब उत्पादन भी कर ले तो यह भी प्रश्न आता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये सबसे 3 समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है। यही आपको अर्थव्यवस्था की मुख्य रूप से 3 समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है दुर्लभता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो देखिए दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें मनुष्य के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन काफी नहीं है, अर्थात साधन कम या दुर्लभ होते हैं, ठीक है। दुर्लभता का मतलब ही है साधन का दुर्लभ होना यानी कम होना, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो 2 वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी सहयोगी को प्रकट करता है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में दिए गए साधनों तथा तकनीक के द्वारा मशीनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति को संभव बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सीमांत उत्पादन संभावना क्या है, ठीक है। तो देखिए अब सीमांत उत्पादन संभावना 2 वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है। कितना वस्तुओं के, 2 वस्तुओं को। जब भी सीमांत आएगा तो 2 वस्तु आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के साधनों को पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट प्रश्न है अवसर लागत क्या है, ठीक है। तो देखिए आधुनिक अर्थशास्त्री वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे वैकल्पिक लागत आदि के नामों से पुकारा है। किसी वस्तु को प्राप्त करने अथवा उत्पन्न करने के लिए जिस दूसरी वस्तु या वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है वह त्याग ही प्राप्त की गई वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। गन्ने के उत्पादन के लिए जितने गेहूं का बलिदान दिया जाएगा, ठीक है, वही गन्ने की अवसर लागत कहलाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल हम इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे। कल संडे है, इकोनॉमिक्स काफ़ी पीछे है, तो कल हम अवश्य रूप से इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।